गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। दोस्तों, ये हमारी 13वीं वीडियो है जो हमने अपलोड कर रहे हैं आपको हिंदी माध्यम में मेंस जनरल आंसर राइटिंग को लेकर के। इसके पहले हमने ऑलरेडी 12th वीडियो अपलोड कर रखा है। जो भी वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उन्हें ये सजेस्ट करूँगा कि इसके पहले वाली सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। बाकी आई बटन में भी मिल जाएगा आपको और इन स्क्रीन में भी उस वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम जो सेशन बात करते हैं, इस सेशन को हम 2 पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो पहले सेशन में जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उसके हम आंसर्स के डिस्कशन आपके साथ करते हैं और साथ में आगे की टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, आगे की टॉपिक में ये होता है कि हम आपको एक स्ट्रक्चर बताते हैं, उस टॉपिक का डायमेंशंस को बताते हैं, आप वहाँ से क्या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू निकलेंगे और क्या मेंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब बात जो है आज की वीडियो का, फ्रेंड्स इस वीडियो को मुझे 7 मई को अपलोड करना था, लेकिन आप देख रहे होंगे आज 19 मई हो गया। तो इसके कारण यह है कि हमें काफ़ी इस टॉपिक को काफ़ी लंबा है। गांधी एरा को आप देखोगे तो 1915 से लेकर के 1947 के काफ़ी बीच में काफ़ी इवेंट होता है, उस इवेंट को इसमें करना होता है। और ये मैंने आपके सहूलियत के लिए, जो बच्चे बार बार इस वीडियो को फॉलो अप कर रहे हैं, इस चैनल्स को कंटिन्यूस वॉच करते हैं, उनके काफ़ी मेल भी मुझे आया था, मैसेज भी आते थे कि वीडियोस को थोड़ा सा गैप पे पब्लिश किया जाए ताकि वो अपने कवर कर सके। तो फिर चलिए हम बात करते हैं। आज आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिया था 15 मई को, 2 क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे। एक क्वेश्चन दिया था हमने कि 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है उसके भारतीय राजनीति में आप देखोगे कि गांधी जी के उद्भव को आपको रेखांकित करना है। ठीक? साथ में आपको बताना है कि उनके द्वारा जो प्रतिपादित सत्याग्रह का जो आधारभूत दर्शन है उसको बताना है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि ये 1994 में 1994 में पूछा गया है। अब सवाल ये उठता होगा, आपके मन में भी आता होगा कि आप इतना पीछे क्यों जा रहे हो, इतने पीछे के क्वेश्चंस को आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जो सेशन लेकर के आया हूँ, ये बेसिक्स टू एडवांस है और क्वेश्चन को यूपीएससी में इसलिए ऐड किया जा रहा है कि आप देखेंगे ये स्टैटिक पार्ट है और स्टैटिक पार्ट कभी भी इररिलेवेंट नहीं होता। ये हो सकता है आगे के आने वाले एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में, आपको स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टॉपिक आपको डिस्कस किया जाता है, जो टॉपिक के डायमेंशंस हम आपको बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन प्रीवियस यूपीएससी में पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, जनरली इसमें फोकस किया जाता है यूपीएससी के पेपर्स को, ताकि आपको भी लगे कि आप जो पढ़ रहे हैं सही में उस डायरेक्शन में आपको ये वीडियो मिल रही है या नहीं मिल रही है। दूसरा जो सवाल है वो है 1905 में जो बंगाल के विभाजन हुआ था वो किस कारण हुआ था, उसके बारे में आपको बतानी थी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्न संख्या 1 को। 1917 के चंपारण सत्याग्रह की यदि मैं बात करूं कि इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में हुए जो गांधी जी के उद्भव थे उनको रेखांकित करना था आपको। इस क्वेश्चन का मैं इस बार रिटेन आंसर नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा भरवली में आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आपको कवर में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको जानकारी दे दूँ कि ध्यान में ये रखना है कि इस क्वेश्चन को आपको शुरुआत कैसे करना है। देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे 1917 के चंपारण सत्याग्रह से शुरू करने से पहले गांधी के बारे में ना 2-3 लाइन में बताना। जैसे अब देखोगे कि इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई जब ख़त्म कर देते हैं गांधी जी, उसके बाद वो भारत आते हैं और यहाँ से वो चले जाते हैं कहाँ, अफ्रीका के जाते हैं 1893 में। ध्यान में आई आपको बात। वहाँ पे लगभग 20 वर्ष तक वो वहाँ रहते हैं और उस प्रवास के दौरान आप देखोगे कि ब्रिटिश सरकार की जो रंग भेद की नीति थी ना, उसके विरुद्ध वो लड़ाई वहाँ लड़ते हैं। यहीं पर देखोगे कि गांधी जी ने सर्वप्रथम क्या करते हैं कि सत्याग्रह आंदोलन जो होता है उसको चलाया जाता है। जब वो जनवरी 1915 में भारत आते हैं तो यहाँ पे वो क्या होता है कि वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और फिर वो उसके बाद वो सक्रिय राजनीति से जुड़ते हैं। शुरू में वो सक्रिय राजनीति से नहीं जुड़ते। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वो क्या करते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, वो किसी एक्टिव पार्टी से अटैच नहीं होते हैं। देखोगे कि 1916 के आसपास, 1916 में गांधी जी अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं और इस दौरान वो क्या करते हैं, जो मैंने आपको बोला कि पूरे देश का दौरा करते हैं और अपने आश्रम को जो इस्टेब्लिश करने में वो कार्य करते हैं। ठीक है, इस समय आप देखोगे कि एक आंदोलन चलते रहता है, आपको पता होगा कि वो आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन काफ़ी जोरों पर रहता है, लेकिन गांधी जी होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ते हैं, उसमें भाग नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनका मानना था कि जो अभी जो तत्कालीन, ठीक है, अभी तत्काल में जो संघर्ष का जो तरीका है अंग्रेज़ों के खिलाफ, उससे वो असहमत थे।
ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उनका मानना था कि संघर्षों का एकमात्र तरीका क्या होगा, सत्याग्रह। एक गांधी की फिलोसफी है। गांधी मानते थे कि जो भी हम संघर्ष कर रहे हैं उसका एकमात्र तरीका सत्याग्रह है। 1917 के आसपास आप देखोगे कि गांधी जी बिहार में जो चंपारण जिला होता है बिहार का, उसमें वहाँ पे किसानों के साथ काफ़ी अत्याचार किया जाता है। उसमें क्या होता है कि उस अत्याचार के खिलाफ वो आंदोलन चलाते हैं चंपारण में। ठीक है, यहाँ होती क्या है एक्चुअली आपने पढ़ा भी होगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बिपिन चंद्रा की बुक को आप उठाइए, स्वतंत्रता संघर्ष, या आप राजीव अहिर की बुक जो स्पेक्ट्रम की है उस बुक को आप पिक आउट कर सकते हो। आपने वहाँ पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो किसान होते हैं ना, वो किसान एक्चुअली नील के खेतों में कार्य करने वाले होते हैं, और जो यूरोपीय नीलहलों बोलते हैं उसको, ठीक है, जिनके खेतों में वो काम करते हैं, जो जिन्होंने खेतों को पट्टे पे ले करके ज़बरदस्ती उसमें जो किसान उनसे नील की खेती का, वहाँ पे एक 3 कठिया प्रणाली चलती थी। उसमें यह कहा जाता था उस रूल में कि आपको 3/20 भाग पर नील की खेती करना है। ठीक है, और जो नीलहल थे उनके द्वारा जो तय की गई अमाउंट होगी ना, उसी अमाउंट को पे करेंगे वो किसान को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। दूसरा आप देखते हो कि गांधी जी के काफ़ी प्रयासों से, जब वो देखो रामचंद्र शुक्ल उनको बुलाते हैं, वो जब पश्चिम चंपारण जब जाते हैं, तो वहाँ पे गांधी जी के प्रयासों से देखोगे कि सरकार द्वारा एक आयोग की गठन की जाती है। ठीक है, और उसके बाद वो जो आयोग गठित होती है, उसकी सिफारिशों के आधार पर देखोगे कि किसानों को ना उसका हक मिलता है। ठीक है, और फिर देखोगे आप कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से ये कहते हैं ना कि अनुचित आदेश और एक अवज्ञा, मतलब किसी की बात नहीं माना, अवज्ञा करना। ठीक है, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध की नीति अपनाई। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखते हो कि चंपारण आंदोलन काफ़ी सफल होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको चंपारण सत्याग्रह में लिखने के बाद जो दूसरा पैराग्राफ आता है, जो दूसरा था कि उनके द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह के आधारभूत दर्शन की जब बात करना है, तो ये जो मैंने आपको डिस्कस किया ना, इस पॉइंट को आप लिख सकते थे फर्स्ट पार्ट में। जो पहला पार्ट कहता था कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह तक भारतीय राजनीति में हुए गांधी जी के उद्भव को रेखांकित। तो देखो मैंने कैसे किया, हमने आपको बताया कि बैरिस्टर की पढ़ाई करके इंग्लैंड से आते हैं, इंग्लैंड के आने के बाद फिर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका में जाते हैं, वहाँ पे 20 साल के आसपास रहते हैं, फिर वहाँ से वो अंग्रेज़ों के जो नस्ल भेद की नीति होती है उसके खिलाफ लड़ते हैं, फिर वापस इंडिया आते हैं। जब भारत आ जाते हैं 1915 के आसपास, तो वो किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से जुड़ते नहीं हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, साबरमती में आश्रम बनाते हैं, और इस तरह से देखते हो फिर वो चंपारण जाते हैं। तो देख रहे हैं ना, एक तरह से मैंने क्या किया, आपको बताया कि गांधी जी के उद्भव को इस तरह से आप रेखांकित कर सकते हो। जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जिसमें कहा जाता है कि उनके द्वारा जो प्रतिपादित सत्याग्रह का जो आधारभूत दर्शन है, उसकी जब बात करनी है, तो उसमें ऐसे लिखना कि जो गांधी जी ने साध्य और साधन, ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने साध्य और साधन, ठीक है, साध्य और साधन की पवित्रता पे बल दिया है, उसकी प्योरिटी पे बल दिया है। ठीक है, और उनके अनुसार क्या था, उनके अनुसार सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग है, हिंसा का मार्ग नहीं है, अहिंसा का मार्ग है, उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह के द्वारा आप देखोगे कि भारत की जो आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक हर मुक्ति की संभव है, ऐसा वो मानते थे। दूसरी बात कि गांधी जी के जो सत्याग्रह को देखोगे यथार्थ शिक्षण की प्रक्रिया कहा जा सकता है, मतलब कि सत्याग्रह का प्रयोग परिणामों की परवाह किए बिना किया जा सकता है। अब आप सत्याग्रह करें तो आप परिणाम की चिंता मत कीजिए, उनका कहना था कि आप परिणामों की परवाह मत करो, उसके परिणामों के परवाह के बिना सत्याग्रह का प्रयोग करो। उनके अनुसार आप देखोगे, गांधी के अनुसार, कि सत्याग्रह में पराजय का कोई स्थान ही नहीं होता। सत्याग्रह का मार्ग अपनाने वाले को कहते थे कि धर्म में पूर्ण, सत्याग्रह अपनाने वाले को कहते थे कि धर्म में पूर्ण आस्था होनी चाहिए। सत्याग्रह में तर्क या अथवा कह सकते हो कि तुम विचार के स्थान पर विश्वास की अधिक महत्ता थी। ये पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट को मेंशन भी कर सकते हो, अंडरलाइन करके लिख सकते हो कि सत्याग्रह में तर्क या विचार के स्थान पर विश्वास अधिक महत्व था। ठीक है, तो सत्याग्रह के अंतर्गत आप क्या देखते हैं, गांधी जी ने अनुचित आदेशों की अवज्ञा की, असहयोग की बात की, शांतिपूर्ण प्रतिरोध के तरीकों को अपनाने पर बल दिया। तो ये सब चीज़ें आधारभूत दर्शन थी सत्याग्रह का, जिसको सेकेंड पार्ट में आपको इस आंसर को लिखना था।
दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये भी यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। ये 2004 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, लगभग 150 शब्दों में आपको देना था कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके किस कारण से हुआ था, यही आपको बताने थे केवल 150 शब्द में। अब देखो इस सवाल का जवाब कैसे शुरू कर सकते हैं। लिखने के लिए तो 1905 का विभाजन, जो बंगाल का विभाजन, उसमें बहुत लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ शब्द लिमिट है, यहाँ पे वो आपको 150 शब्द में ही लिखने हैं। तो ध्यान रखना कि शुरुआत इस तरह से कर सकते हो आप, कह सकते हो कि जो बंगाल का विभाजन हुआ वो कर्जन की जो साम्राज्यवादी नीति थी, या यूँ कहो कि बांटो राज करो की नीति थी ना, उसका ये परिणाम था बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन करने से पहले कुछ शर्तें थी, कुछ आवश्यकताएं थी, जिसका उसने तर्क दिया। उसने कहा क्या? उसने कहा कि बंगाल प्रांत की जनसंख्या ज़्यादा है भाई, क्षेत्रफल अधिक है, यातायात व्यवस्था की कमी है, जो मार्ग हैं वो अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण बताया, किसानों पर जमींदारों द्वारा किया जा रहा आर्थिक शोषण की बात की। ये सारा काउस किसने दिया? कर्जन ने दिया कि इस कारण से, इन कारणों के कारण बंगाल का विभाजन किया गया, ताकि वहाँ पे प्रशासनिक और मुख्य मतलब प्रशासनिक और जो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है उसके लिए परेशानियाँ न क्रिएट हो, इसलिए बंगाल को उन्होंने 2 भाग में बांटा। लेकिन अब क्या देखते हो, बंगाल विभाजन तत्कालीन जो सरकार थी उसका मुख्य कारण प्रशासनिक न था, राजनीतिक था। बंगाल देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना, देखते हो ना कि जितने भी थॉट्स, जितने भी लोग हैं वो बंगाल से शुरू होता है। तो बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना बढ़ती है, जो राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बनता जाता है बंगाल, उसको रोकना था पर्पस लॉर्ड कर्जन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, ब्रिटिश सरकार देखोगे कि उनका जो एक जुझारू चेतना थी ना इंडियंस के, भारतीयों की, उस पर उनको चोट करना था, उसको उन्हें आघात पहुंचानी थी, उसे किसी तरह से उसको ब्रेक करना था, तोड़ना था। इसी उद्देश्य से देखोगे कि बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, जब उसके बाद देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन कलकत्ता हो गया या जो अन्य केंद्र होते थे उसको नष्ट करना चाहता था, कि बर्बाद करना चाहता था। कुछ मुर्शिदाबाद वाले एरिया, बांग्लादेश का भी कुछ पार्ट्स में राष्ट्रीय चेतना की लौ जगी हुई थी। तो इस तरह से इन लोगों को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तोड़ना था। एक चीज़ ध्यान यहाँ रखना, देखोगे आप कि बंगाल विभाजन के पीछे एक अधार्मिक कार्य कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी ना, उसको वो तोड़ना। आपको स्वदेशी मूवमेंट में दिखेगा, आप देखेंगे 1905 में जो बंगाल विभाजन, उसके अगेंस्ट में जो स्वदेशी मूवमेंट चलती है उसमें आपको दिखेगा हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत ज़बरदस्त दिखती है। उसको तोड़ने का एकदम प्लान बना चुका था कर्जन कि उसके हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना है, और राष्ट्रीय आंदोलन जो चला रहे हैं ये लोग, इनको भी कमज़ोर करना है, ये भी कारण था। इसलिए तुम कह सकते हो कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं था कि बंगाल वासियों को 2 प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर उनके प्रभाव को कम किया जाए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम रहे। समझिए बात को, जो मूल बंगाल है उसमें बंगालियों की आबादी क्या रहे? कम रहे, और कम रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक बनाना, तो वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो मेन कारण यह था बंगाल के विभाजन को, जिसके मैंने आपके साथ बात की। तो बस इन पॉइंटों को आप इसमें लिखते तो आंसर काफ़ी आपका अच्छा हो जाता। काफ़ी बच्चों ने हमें आंसर लिख करके भी दिया है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, और मैं ये उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग भी लिखें, और जो नहीं लिखे हैं, जिन्होंने लिख करके सेंड नहीं किया है, वो एक काम और कर सकते हैं। जब मैंने ये आंसर्स आपको बताया, इस वीडियो को एक बार और सुन लीजिएगा पॉज करके। जो मैंने स्टोरी आपको बताई है, जो मैंने स्ट्रक्चर्स आपके साथ फुलफिल समझाने की कोशिश की है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपने जो आंसर्स लिखे हो कितना सही लिखा है और कितना आंसर गलत लिखा है। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन था, सेकंड सेशन में जो मैंने कहा कि मैं सेकंड सेशन में बात करूंगा आज के टॉपिक को, उसके कंटेंट को, उसके डायमेंशन को लेकर के, और थोड़ा आज मैं डिटेल भी करूंगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं पहले से भी डिस्कस करते आ रहा हूँ बाकी के प्रीवियस वीडियो में। देखिए आज जो टॉपिक हमने शुरू किया है वो टॉपिक असहयोग आंदोलन को लेकर के है। ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन, अब देखो यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम थे, ठीक है, जो इवेंट होना था वो इवेंट क्या क्या था, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी मेंस के पेपर में देखोगे तो यहाँ से तो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इस
असहयोग आंदोलन के उद्देश्य पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रिटिश नीति इसके बाद कैसे बदलती है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से टॉपिक यहाँ पे आएगा। तो लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, कहानी के अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे। ध्यान यह रखना है कि जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन आप देखोगे कि सितंबर 1920 से 1922 के बीच में आप देखोगे कि महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में क्या होता है, एक असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, एक तरह से आप ये कहिए कि जो जालियांवाला बाग जो नरसंहार होता है, ठीक है, और ऐसे अनेक घटनाएं होती हैं जिसके बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए आप देखते हो कि ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई जाती है और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपको दिखेगा। ठीक है, और कहा जाता है यह भी कि यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा, बहुत ही ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा सफल रहा। क्यों? क्योंकि इसमें लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला, लाखों भारतीयों का सपोर्ट मिला इसको। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इस असहयोग आंदोलन से पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट तो आपको मिलेगा राजीव अहिर के बुक में या बिपिन चंद्रा के भी बुक में देख सकते हो, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे गांधी ने ऐसी परिस्थितियों में असहयोग आंदोलन की नींव रखी जिसके कुछ जो उनके लिए कह सकते हो कि उनके जो सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है ना, एलिमेंट है ना, वो मिलता है इनको। मई 1920 में अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी होती है, ठीक है, वह कमेटी यह निर्णय लिया कि कांग्रेस की जो विशेष अधिवेशन बुलाया जाए उसमें इस आंदोलन की एक रणनीति स्पष्ट हो सके। ठीक है, देखोगे कि जो असहयोग आंदोलन पारित करने के लिए सितंबर 1920 में, ध्यान रखिएगा, सितंबर 1920 में आप देखोगे कि कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और ध्यान यहाँ पे यह रखना कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लाला लाजपत राय। ठीक है, अब यहाँ प्रीलिम्स के पॉइंट से ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो असहयोग आंदोलन, जो असहयोग प्रस्ताव जो पारित किया गया था, कब पारित किया, 1920 में, कहाँ, कलकत्ता में, विशेष अधिवेशन, अध्यक्ष कौन, लाला लाजपत राय। इस असहयोग प्रस्ताव का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जिसमें से पहले नंबर पे आते हैं मोतीलाल नेहरू, दूसरे थे CR दास, चित्तरंजन दास, और तीसरे थे मदन मोहन मालवीय और जिन्ना। कारण क्या था इनका विरोध करने का? कारण यह था कि मोतीलाल नेहरू का कहना था कि विधान परिषदों का बहिष्कार के कारण मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके विरोध करेंगे। CR दास ने क्यों किया? तो CR दास ने क्या किया कि जो स्कूल थे, जो कॉलेज थे, जो कोर्ट कचहरी है, ठीक है, जो विधान परिषद के बहिष्कार की बात हो रही थी, इन सब कारणों से CR दास ने भी इसको अपोज किया क्योंकि उनको कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं दी जा रही थी। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उनका जो तर्क यह था कि इसमें स्वराज की जो व्याख्या है ना वो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट नहीं है। ठीक है, इस कारण से उन्होंने इसको क्या किया, विरोध को, इस असहयोग प्रस्ताव को विरोध करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का ये बन सकता है कि आपको ये बताना है कि असहयोग आंदोलन में किन किन नेताओं ने विरोध किया था, अपोज किया था। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारा प्रीलिम्स का बन सकता है। देखते हो कि दिसंबर 1920 में, ठीक है, आप देख लो, दिसंबर 1920 में आप देखोगे कि कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है, नागपुर में। ठीक है, नागपुर में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन होता है जिसमें असहयोग प्रस्ताव को दोबारा मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में जो विरोध करने वाले देखोगे जो महत्वपूर्ण नेता थे उन्होंने इस प्रस्ताव को समर्थन दे चुके होते हैं, कहाँ पे, नागपुर अधिवेशन में। और जिसमें खास करके आप देखोगे जो CR दास थे जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, कोर्ट कचहरी के बहिष्कार के कारण जिन्होंने अपोज किया था, उन्होंने इस अधिवेशन को, CR दास ने अधिवेशन को पढ़ा था। ठीक है, ध्यान यह रखना है कि नागपुर अधिवेशन में बहुत सारे, लगभग कहा जाता है कि कुछ नंबर्स तो यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना कि लगभग 14,000 के आसपास प्रतिनिधि भाग लिए थे। और कहा जाता है कि कांग्रेस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी 1920 का जो नागपुर में अधिवेशन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा।
तब तक उसके पहले जो आई थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? राघवाचारी। नागपुर अधिवेशन की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है कि उसकी एक विशेष उपलब्धि है कि कांग्रेस का जो संरचनात्मक पुनर्गठन होता है, संरचनात्मक पुनर्गठन होता है किसका? कांग्रेस का। इस पॉइंट से भी नागपुर अधिवेशन क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन लाया जाता है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि कांग्रेस का जो नया अधिवेशन संविधान लाया गया उसमें गांधी ने स्वयं तैयार किया था, ऐसा मतलब कहा जाता है। ठीक है, अब देखोगे क्या कि जो कांग्रेस की जो 15 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति बनाई गई और उसको यह कहा गया कि आप रोज़मर्रा के जो कार्य हैं उसका देखभाल करेंगे। साथ ही जो प्रांतीय समितियां थी उनके गठन अब भाषाई आधार पे, दूसरा पॉइंट नागपुर अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहला तो संरचना पुनर्गठन, दूसरा जो प्रांतीय संगठन थे ना, समितियां जिसको बोलते हैं, प्रांतीय जो समितियां थी उनका गठन का आधार बना भाषाई आधार। भाषाई आधार पर देखोगे कि नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय समितियों का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है भाषाई आधार पे? इसलिए किया जाता है ताकि लोकल लोग जो स्थानीय भाषा का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपका लोकल लोगों से, स्थानीय लोगों से आपका क्या होगा? संपर्क बढ़ेगा। साथ में आप देखोगे कि ग्राम, मोहल्ला, वार्ड समितियों का गठन भी कांग्रेस के द्वारा किया गया ताकि आम जनता तक कांग्रेस पहुंच सके। ठीक है, और कुछ शुल्क वगैरह भी बढ़ाया जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नागपुर अधिवेशन की ये दो चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कांग्रेस का जो संरचनात्मक ढांचा था उसका पुनर्गठन की बात की गई, दूसरा यह कहा गया कि जो प्रांतीय समितियां थी उसके भाषाई आधार पर गठन किया गया। अब देखो जो असहयोग आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन था इसके कुछ कार्यक्रम को देखो, इसमें कुछ कार्यक्रम शामिल किए गए। जैसे कहा गया कि जो सरकारी उपाधियां हैं, ठीक है, जो पद हैं उन सब का त्याग किया जाएगा। ठीक है, जो सरकारी उत्सव लगाए होते हैं, सरकारी जो दरबारें लगाई जाती थी, ठीक है, उसके सम्मान के लिए लगाया जाता था किसी वाइसराय के सम्मान में या किसी ऑफिसर के सम्मान में, तो कहा गया कि उसका भी हम बहिष्कार करेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे। पहला। दूसरा, इस कार्यक्रम में ये भी रखा कि जो सरकारी अदालतें थी उसका भी क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। जो वकील होंगे वो क्या करेंगे? वकालत छोड़ देंगे। विधानसभा के जो चुनाव में होगा तो उसमें जो उम्मीदवार होंगे वो अपना नाम वापस ले लेंगे। सरकारी नौकरियों से लोग क्या करेंगे? इस्तीफा दे देंगे। तो इस तरह से देखोगे कि इन सब चीज़ों का कार्यक्रम तय किया गया कि असहयोग आंदोलन में इन सब चीज़ों को हम करेंगे। उसमें ये भी था कि कर की अदायगी नहीं करेंगे, कर देने से मना करेंगे, विदेशी वस्त्र जो होंगे उसका भी हम बहिष्कार करेंगे। तो ये सब चीज़ें रखी गई। एक चीज़ ध्यान रखना कि कार्यक्रम तो था ही था, और साथ में गांधी ने एक चीज़ पे और फोकस किया, वो था रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य की बात किया गांधी ने। रचनात्मक कार्य का मतलब, रचनात्मक कार्य का मतलब है कि जो राष्ट्रीय नेशनल स्कूल्स होंगे उसकी स्थापना करेंगे, पंचायतों की स्थापना करेंगे, गाँव में कांग्रेस कमेटियों की स्थापना की बात की गई, चरखा का, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने की बात की गई, जो कहा गया कि देसी मेला वगैरह आयोजन किया जाएगा। शराबबंदी भी शामिल था, शराबबंदी भी की जाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता की बढ़ावा देने की बात की गई। दूसरा, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करना था, अस्पृश्यता का जो था, छुआछूत की बात थी उसको हटाने की बात की गई। तिलक ने कोष का भी गठन किया। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे कि स्वदेश, ये जो असहयोग आंदोलन था उसकी ये सारी चीज़ें जो थी वो रचनात्मक कार्यों में आती थी। तो आपको दो चीज़ के लिए समझ में आ गया। एक तो असहयोग आंदोलन की मैंने बैकग्राउंड आपको बताई, कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे आप देखते हो कि असहयोग आंदोलन का कलकत्ता में स्पेशल अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं, और कुछ लोग वहाँ पे अपोज करते हैं जिसमें मोतीलाल नेहरू हो गए, CR दास हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। तो ये लोग कैसे अपोज करते हैं। फिर देखते हो कि नागपुर का जो अधिवेशन होता है उसमें वो सपोर्ट करते हैं, CR दास खुद वो डिटेल पढ़ते भी हैं। और नागपुर डिवीजन में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से कांग्रेस के जो संरचनात्मक पुनर्गठन की बात की गई, भाषाई आधार पर, ग्राम लेवल पे, स्थानीय स्तर पे समितियों का गठन किया गया ताकि आम जनता तक पहुंचा जा सके। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह याद रखना है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले ही देखोगे कि तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को।
तो ये थोड़ा सा एक सेटबैक होता है। लेकिन अब जब असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की मैंने बात कर ली आपके साथ, रचनात्मक कार्य की बात कर ली, अब इसके प्रभाव की बात कर लो। यहाँ से तुमको प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन उतना नहीं मिलेगा, जो मैंने डिस्कस पहले किया वो तो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखेगा, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके प्रभाव पे थोड़ा सा चर्चा कर सकते हो। जैसे असहयोग प्रस्ताव का विरोध में देखोगे कि जिन्ना तो थे ही, एनी बेसेंट हो गई, बिपिन चंद्र पाल हो गए, मदन मोहन मालवीय थे, शंकर नारायण थे। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को छोड़ दिया। जो प्रथम चरण थी, ठीक है, देखोगे असहयोग आंदोलन 3-4 चरणों में डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्चुअली इतिहासकार इसको करते हैं। ऐसा नहीं था कि गांधी ने अलग से कोई चरण वाइज शुरू किया था। सीडीएम आपको दिखेगा, ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन आपको दिखेगा, लेकिन असहयोग आंदोलन में नहीं था। लेकिन इतिहासकार इसको क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे चरणों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको ध्यान में रखना है कि असहयोग प्रस्ताव जो था उसके विरोध में आप देखते हो कि जिन्ना हो गए, बेसेंट, एनी बेसेंट हो गई, बिपिन चंद्र पाल हो गए, मालवीय हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, शंकर नायर हो गए। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को छोड़ दिया। जो प्रथम चरण था, जिसे बहिष्कार का चरण कहा गया, उसमें देखोगे कि मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, ठीक है, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी हो गए, ठीक है, वो आपके बाद सैफुद्दीन किचलू हो गए, तेज बहादुर सप्रू हो गए। इन्होंने क्या किया कि वकालत को छोड़ दिया। इसी चरण में आप देखते हो कि राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की जाती है, और जिसके प्रधानाचार्य किसको बनाया जाता है, नेशनल कॉलेज बनाई जाती है, स्थापना की जाती है, उसके प्रधानाचार्य, उसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस को। लोगों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि जो द्वितीय चरण है, अभी मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया, मैंने आपको कहा ना कि इसके कार्यक्रम की मैंने बात की, क्या क्या कार्यक्रम तय किए गए। उपाधियों को छोड़ना है, सरकारी नौकरियों को छोड़ना है, वकालत वकील नहीं करेंगे, वकालत छोड़ देंगे, ठीक है, कर नहीं देंगे, उसकी भी अवज्ञा करेंगे। रचनात्मक कार्य में आपने देखा है कि मेलों का आयोजन था, शराबबंदी था, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने की बात थी, अस्पृश्यता का उन्मूलन था। तो ये सारी चीज़ें रचनात्मक कार्य में आपको दिखा। प्रभाव की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसी की मैं बात करूँ कि जैसे आप देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में क्या होता है, इसके विरोध में जिन्ना हो गए, बेसेंट हो गए, एनी बेसेंट हो गई, बिपिन चंद्र, ये लोग क्या करते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पे आप क्या देखते हो, मोतीलाल नेहरू की मैं अभी बात किया, मैंने आपके साथ हमने आपको बात किया, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने क्या किया, वकालत छोड़ दी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक फेज़ जो है कंप्लीट होता है आपका असहयोग आंदोलन का, जिसको हम बोलते हैं चरण 1 मतलब फेज़ 1। देखो फेज़ 2 की जब बात करते हैं तो फेज़ 2 जो होता है, इसमें 3 बातों पे बल दिया जाता है। पहला कहा जाता है कि जो चरखे हैं ना, चरखे का प्रसार किया जाए, ठीक। दूसरा इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा पे बात करनी गई, राष्ट्रीय शिक्षा पे बात की गई। और तीसरा यह पॉइंट कवर किया गया इसमें कि जो तिलक ने स्वराज कोष लगाया था ना, जो तिलक ने जो स्वराज कोष फंड गठन किया था, देखोगे कि इस फंड में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जनरली होता है कि कोष पे ध्यान दिया जाता है, कोष को बढ़ाने की बात की जाती है, चरखे के प्रसार की बात की जाती है, और राष्ट्रीय शिक्षा की बात की जाती है। जब हम थर्ड फेज़ की बात करते हैं, तृतीय चरण की हम बात करते हैं, तो तृतीय चरण में देखोगे क्या कि यह आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन, काफ़ी व्यापकता में, उग्रता में देखोगे कि एक स्टेज में पहुंच जाती है, जब असहयोग आंदोलन का प्रभाव देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपको दिखेगा। आपको यहाँ पर प्रभाव दिखेगा, विभिन्न क्षेत्रों में आपको दिखाई देने लगेगा। और इस दौरान देखोगे जो विदेशी वस्तुएं थीं, जो विदेशी वस्त्र थे, उसका बहिष्कार का सर्वाधिक बल दिया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो विदेशी वस्त्र होते हैं उसका आयात प्रभावित होता है। दूसरी, स्वदेशी जो उद्योग हैं, जो हमारे जो उद्योग थे, उसको समर्थन मिलता है। जब आप विदेशी वस्त्र का आयात कम होगा, विदेशी वस्त्र का लोग बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्त्र पहनेंगे नहीं, तो क्या होगा, उसका आयात तो कम होगी ना। अब कम होगी तो स्वदेशी वस्त्र का उद्योग को क्या होगा, समर्थन मिलने लगेगा, ठीक है। देखोगे कि इसी बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र है, अभी वर्तमान में इसका झारखंड का, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में देखोगे ताना भगत आंदोलन होता है। इसी जो मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे भारत में आपको इसका प्रभाव दिखेगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, असम के जो चाय बागान थे, जो सुरमा घाटी है, उसमें भी सैनिक विद्रोह होते हैं, मिल मजदूरों का हड़ताल हो जाता है, ठीक है। 1920 के आसपास देखोगे
कि लगभग कहा जाता है कि मिल मजदूर लगभग 110 के आसपास हड़तालें होती हैं। जो संयुक्त प्रांत होता है उसमें किसान आंदोलन का प्रचलन होने लगता है। जवाहरलाल नेहरू को देख लो, गौरीशंकर मिश्र हो गए, बाबा रामचंद्र हो गए, इनके द्वारा अवध किसान सभा का गठन किया जाता है, जिसमें आप क्या देखते हैं कि प्रतापगढ़ हो गया, आपका फैज़ाबाद हो गया, रायबरेली हो गया, आपका सुल्तानपुर का जो क्षेत्र है, उन सबों में काफ़ी अवध किसान सभा का प्रभाव दिखता है। मदारी पासी के नेतृत्व में आप देखते हो कि एका आंदोलन भी होता है। ये सारे थर्ड फेज का ही पार्ट्स है। एका आंदोलन को देख लो, ठीक है, जिसमें मदारी पासी के नेतृत्व में देखा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि अदायगी जो होगा अन्य में न होकर नगद के लिए जाने की मांग की गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखता है कि थर्ड फेज में किस तरह का प्रभाव असहयोग आंदोलन का पूरे भारत में दिखने लगता है। वहीं आप देख लो मिदनापुर में किसानों ने क्या किया, खेत जो है जमींदारों के बीच संघर्ष आरंभ कर देते हैं। वो कर अदायगी से मना कर देते हैं, नहीं कर देने की बात नहीं करते, वो मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। वहीं आप देख लो कि आंध्र प्रदेश की, मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में आप गुंटूर जो एक ज़िला है उसमें देखोगे डुग्गी लाला गोपाल कृष्ण के नेतृत्व में देखोगे एक कृषक आंदोलन चलाया जाता है। चिराला पिराला हो गया, और पेंडा एक जगह है, नाम मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम है तो मैं प्रोनाउंस सही ना कर पाऊँ, पेडांडी पाडू, ठीक है। इन क्षेत्रों में भी कहा गया कि हम टैक्स नहीं देंगे, कर अदायगी नहीं करेंगे, उससे मना किया। चिराला पिराला भी जगह थी। तो बिहार में आप देखते हो, बिहार का खास करके दरभंगा जिले के देखोगे मधुबनी प्रमंडल जो है उसमें देखोगे कि एक नेतृत्व करते हैं जिनका नाम होता है विशु चरण प्रसाद, जिन्होंने स्वामी विद्यानंद की उपाधि भी धारण की थी। उनके नेतृत्व में देखोगे कि चंपारण के अकॉर्डिंग, चंपारण के तर्ज पे ही वहाँ पे भी कृषक आंदोलन चलाया जाता है। यहीं पे आ जाओ उदयपुर में कुछ मसाला व्यापारी होते हैं जिनका नाम मोतीलाल तेजावत होते हैं, ठीक है। उन्होंने भी आदिवासी वेशभूषा अपना ली, ठीक है। गांधी का दूत होने का उन्होंने दावा किया। इस तरह से आप देखोगे कि मेवाड़ में जो भील आंदोलन उसे कहा गया, ठीक है। बिजौलिया में विजय सिंह पाठक हो गए, बाद में मणिक लाल हो गए, वर्मा हो गए, जिन्होंने कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। इस तरह से आपको पूरे के पूरे एरिया में दिखेगा, पूरे भारत में इसका असहयोग आंदोलन का प्रभाव आपको दिखाई देता है। वहीं पे कानपुर की बात कर लो, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ठीक है। उनका एक पत्र आता था प्रताप, ठीक है। उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, बिजौलिया का समर्थन किया। 1921 में आप देखते हो कि कांग्रेस अधिवेशन में मेवाड़ सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन मालवीय ने रुकवा दिया, ठीक है। पंजाब में अकाली आंदोलन हो गया, मालाबार में मोपला विद्रोह हो गया। तो ये सब चीज़ें तुम्हें चरण थर्ड में ही दिखेगा। और इस तरह से आपको दिखता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। कि क्वेश्चन जैसे 1857 के विद्रोह को लेकर के क्वेश्चन था कि यह क्षेत्रीय सीमित विद्रोह था ना। 1857 में तो पूरे इंडिया में तो था नहीं, साउथ इंडिया अछूता रहा। जब नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में भी देखते हो बहुत सारे राजाओं ने, जमींदारों ने सपोर्ट नहीं किया। तो एक तरह से उसमें थप्पा लगता है ना कि क्षेत्रीय आंदोलन थी। लेकिन असहयोग आंदोलन में देख लो, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर एरिया क्या होता है यहाँ पे कवर हो रहा है। जो चौथा चरण है, फेज 4 है असहयोग आंदोलन का। फोर्थ फेज में आप देखोगे क्या कि इस दौर में यह जो असहयोग आंदोलन है काफ़ी उग्र हो जाता है, ठीक है। मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स के आता है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आने से क्या होता है, उसका विरोध होता है, जिसमें वो विरोध काफ़ी हिंसक हो जाता है। गांधी का एक स्टेटमेंट था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज, गांधी का स्टेटमेंट था ना कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज, गांधी ने ही कहा था। यंग इंडिया के लेख में उन्होंने लिखा था, ठीक है। दावा की कि सर्वप्रथम उसने कहा क्या, उन्होंने कहा कि हम 22 सितंबर 1920 के यंग इंडिया के जो लेख में लिखा उन्होंने कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज। कहा जाता है कि यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग अब व्यग्र होने लगे। अब आज़ादी की एकदम व्यग्रता थी कि, समझ रहे हो बात को। तो फरवरी 1922 में आप देखोगे कि बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना नियत था, लेकिन 5 फरवरी को, ठीक है, 5 फरवरी को चौरा चौरी में एक घटना घटती है जिसमें उग्र भीड़ क्या करते हैं कि पुलिस के थाने को जला दिया जाता है। और यहीं 12 फरवरी को गांधी ने डिसाइड किया कि हम यह आंदोलन वापस लेंगे। मार्च 1922 में आपको ध्यान में होना चाहिए कि गांधी की गिरफ्तारी होती है और एक जज होते हैं ब्रूमफील्ड,
उनका नाम होता है ब्रूमफील्ड, ब्रूमफील्ड, ठीक है। इन्होंने गांधी को लगभग 6 वर्ष की सज़ा मुकर्रर की जाती है कि कैद की सज़ा देता है। लेकिन होता क्या, गांधी तो बहुत होशियार आदमी थे, उनको उनके स्वास्थ्य के आधार पर 1924 में ही उनको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर, 2 साल तक वो जेल में रहते हैं। फिर उनको फरवरी 1924 में रिहा किया जाता। गिरफ्तार कब होते हैं, मार्च 2022 में, तो 2 साल के बाद वो बाहर आ जाते हैं। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ नटसेल में बात करोगे तो ध्यान रखना कि जो ये आकस्मिक रूप से जो वापसी होती है ना असहयोग आंदोलन की, इसका कुछ लोग बहुत विरोध करते हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने ना विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये भाई ये राष्ट्रीय आपात कहा, ठीक है। 1920 में जमींदार के संपादक थे जफर अली, ठीक है, एक पत्रिका निकालते थे 1920 में जमींदार नाम से, उनका संपादक थे जफर अली। उन्होंने लगभग 5 वर्षों के लिए उनको क्या क्या देश से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने लिखा कि अब इस्लामी मसीहा के आने का समय हो गया। ये स्टेटमेंट दिया था जफर अली ने। अंग्रेजी सरकार ने मालवीय के सहयोग से खिलाफत, ठीक है, असहयोग मुद्दे पर गांधी को समझाने का प्रयास किया। ये आपको नेटसेल में मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये पॉइंट आपको ध्यान में आगे रखनी होगी। दूसरा यह कि बड़े जो व्यवसायी थे उन्होंने एक असहयोग विरोधी सभा का गठन किया था। उसके संस्थापक में हम देखोगे पुरुषोत्तम दास ठाकुर हो गए, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हो गए, फिरोज सेठाना हो गए, शीतलवार हो गई, कावस जी महाजहांगीर हो गए, जमुना दास द्वारिका दास थे। तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने एक असहयोग विरोधी सभा का गठन किया था। वहीं पे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी आलोचना की थी विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का, ठीक है, उन्होंने इसको निष्ठुर बर्बादी की बात की थी। वहीं आप देखोगे इस दौर में गुजरात विद्यापीठ हो गए, जामिया मिलिया, पहले ये अलीगढ़ में स्थापित था, बाद में ये दिल्ली लेके आया जाता है जामिया मिलिया को। सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। तिलक महाराष्ट्र में विद्यापीठ का स्थापना की गई। तो ये सब चीज़ें नटसेल में आपको ध्यान रखना है। कुछ और आंदोलन की मैं बात करूँ इसी दौरान में, आप देखोगे कि जैसे नागपुर झंडा सत्याग्रह हो गया 1923 में, बलसाड़ सत्याग्रह हो गया आपका 1923 से 1924 के बीच में, आपको बलसाड़ सत्याग्रह दिखता है। जैतो मोर्चा या गुरु का बाग आंदोलन भी 1922-23 के बीच में होता है। फिर साइमन कमीशन की कहानी आती है, उस गो बैक साइमन लगता है, ठीक है, 1927 के आसपास। तो 2-4 पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ ताकि आप बाकी जब बुक पढ़ेंगे ना तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बाकी आप बुक पढ़ेंगे तो और भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। देखेंगे आप कि नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में अंग्रेज़ों द्वारा जो झंडा प्रयोग पर पाबंदी लगाया जाता है और उसके विरोध में नागपुर झंडा सत्याग्रह किया जाता है, जिसका नेतृत्व करते हैं सरदार पटेल। जो बलसाड़ सत्याग्रह होता है, आप देखोगे कि खेड़ा जिला में यह स्थित क्षेत्र है, जहाँ इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर के डकैतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या किया कि जो जितने भी वयस्क थे, ठीक है, जितने वयस्क थे उन पर 2 रुपये से 2 रुपये 7 आने का कर लगा देता है। मतलब कि उसको कानून व्यवस्था के नाम पे, डकैतों के कंट्रोलिंग के नाम पे जितने वयस्क होते हैं, एडल्ट जितने भी होते हैं, उन सब पे 2 रुपये 7 आने का कर लगा देता है, जिसका आम लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उसी को वो कहा जाता है बलसाड़ सत्याग्रह, ठीक है। इसमें देखोगे कि हार्डी मैन ने क्या किया, भारत का प्रथम सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा था, ठीक है। जो गुरु का बाग आंदोलन है 1922-23 में, इसमें ध्यान रखना कि जो एक नाभा के जो शासक थे ना, रिपुदमन, मैं लिख दे रहा हूँ, इनका नाम था रिपुदमन सिंह। ध्यान रखिएगा कि रिपुदमन सिंह को अंग्रेजों ने क्या क्या पद से हटा दिया। तो वहाँ की जनता में ना काफ़ी विरोध हुआ। तो जो महंत की जो गद्दी थी ना, उससे उसके गुरु को हटाने जाने के कारण जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच एक भूमि को लेकर के, भूमि पे एक वृक्ष थी, उसको काटने को लेकर के विवादास्पद भूमि थी, उसके में विरोध में संघर्ष होता है। इस सत्याग्रह में आप देखोगे कि जो स्थानीय निवासी थे ना, के साथ नेहरू ने भाग लिया था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, नेहरू यहाँ पे भाग ले लेते हैं।
अब होता क्या है कि अकाली आंदोलन के तहत देखोगे कि 1922 में जो सिख गुरुद्वारा कानून पारित किया गया और 1920 में फिर एसजीपीसी की मान्यता दी गई है। सिख गुरुद्वारा कमेटी की एसजीपीसी की मान्यता दी जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ पूछा जाएगा, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखोगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लेकर के यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखने यहाँ पे मैं छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। एक चीज़ मैंने यहाँ पे रिटेन में नहीं दिया, मैं उससे थोड़ा बता दूँ। एक नाम है स्वराजवादी दल की। आप देखोगे कि 1919 में, ठीक है, 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत देखोगे कि 1920-21 के चुनाव में कांग्रेस ने क्या क्या भाग नहीं लिया था। इसमें जो महत्वपूर्ण दल के रूप में देखोगे एसएन बनर्जी के नेतृत्व में एक इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन स्थापित होता है, वो भाग लिया था। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन किया, जिसका यह निष्कर्ष था कि असहयोग आंदोलन जो है अपने लक्ष्य 1 वर्ष के अंदर स्वराज को प्राप्त करने में असफल रहा तथा यह अव्यवहारिक भी था। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि जो स्वराज पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, स्वराज दल की बात, तो 1919 के आसपास में आप देखोगे, जिसकी मैंने बात किया कि कांग्रेस 1920-21 के चुनाव में कांग्रेस भाग नहीं लेता है। तो इसमें क्या होता है कि एसएन बनर्जी के नेतृत्व में आप देखोगे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन भाग लेती है। उसके बाद कांग्रेस ने एक सविनय अवज्ञा जांच समिति गठित करती है, जिसका यह निष्कर्ष होता है कि जो असहयोग आंदोलन था वो अपना 1 वर्ष के अंदर में जो लक्ष्य था स्वराज का, वो प्राप्त करने में असफल रहा और उन्होंने कहा कि एक अव्यवहारिक भी था। अब सवाल ये उठती है कि इस पॉइंट के अंदर में आपको क्या और पॉइंट ध्यान में रखना है जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप स्पेक्ट्रम की बुक को लेंगे, लक्ष्मीकांत में बोल रहा हूँ, ये विपिन चंद्रा की बुक को लेंगे, तो इन सब पॉइंट को आप एक बार डिटेल्स करके एक बार पॉइंट वाइज पढ़ लीजिएगा, ताकि वहाँ पे और एनालिसिस पार्ट में यहाँ पे दिए हुए हैं। अगला जो यहाँ पर टॉपिक आपको दिख रहा है वो दिख रहा है साइमन कमीशन का। देखो साइमन कमीशन का क्यों इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम होता है उसमें कहा जाता है कि उसके अनुसार कि 10 वर्ष के बाद एक सांविधिक आयोग की नियुक्ति का प्रोविज़न होता है, एक प्रावधान किया जाता है, और यह जाना जा सके कि जो 10 साल बाद की व्यवहारिक रूप में यह अधिनियम कितना सफल रहा और भारत में जो उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की स्थिति क्या है, क्या उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकती है या नहीं। 1919 में ब्रिटेन में ना चुनाव होने वाला रहता है और अनुदारवादी दल को चुनावों में हार की ना एक मतलब कह सकते हो डाउट होता है, आशंका होती है। और इन परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी में यह निर्णय लिया कि वो, और वो जनरली वो एक्चुअली वो प्रदर्शित करना चाहते थे कि भारत की समस्याओं के प्रति भी संवेदनशील, ऐसा वो दिखाना चाहते थे। और साथ ही वे यह भी चाहते थे कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य है ना, वो लेबर पार्टी निश्चित न करे। आर्मी गेटिंग में पॉइंट, क्योंकि अनुदारवादी दल था और लेबर पार्टी थी, श्रमिक दल था, और यदि ये हार जाते तो श्रमिक दल आ जाते गवर्नमेंट में। तो वो चाहते थे कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य है, जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, उसका डिसाइड करने की कुंजी की जो है वो श्रमिक दल के पास, मतलब लेबर पार्टी के पास न हो। 1926-27 में आप देखोगे कि भारत में 1926-27 में आप देखोगे भारत में सांप्रदायिक दंगों की स्थिति होती है और विभिन्न दलों में ना एकजुटता का अभाव का लाभ उठाने की भी मंशा उनकी होती है। एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस, ठीक है। देख तो इन दोनों में खटपट चलते रहती है और इसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। भारतीयों की जो संवैधानिक व्यवस्था में जो सुधार की मांग थी उसका दबाव बनता है। साइमन की अध्यक्षता में देखोगे एक 7 सदस्यीय टीम, साइमन +6 मतलब 1+6 समिति का गठन किया जाता है। और यह महत्वपूर्ण था कि उसमें सभी सदस्य थे ना वो अंग्रेज थे, ये इंपॉर्टेंट था, पूरे के पूरे गोरे थे। इसका विरोध सबने किया। भारत में इसका विरोध का मुख्य कारण यही था कि उसमें एक भी भारतीय को आप शामिल ही नहीं किए हो। 1927 की जो सर्वदलीय सम्मेलन होती है उसमें इसका विरोध किया जाता है और 1928 में यह आयोग क्या होता है, भारत आती है। पूरे भारत में आप देखोगे कि इसका विरोध होता है। केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली जो मुस्लिम लीग होती है
जस्टिस पार्टी होती है, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन होता है, और केंद्रीय सिख संघ ने इसका विरोध नहीं किया था। जो जीबी पंत हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, लाला लाजपत राय हुए, उन्होंने काफ़ी लाठियाँ खाई, पुलिस की लाठियाँ उनकी पड़ी, और आपको पता ही होगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है उस विरोध प्रदर्शन में लाहौर में लाठियों की वजह से। लाठी इतनी उनको मारते हैं लोग तो बेचारे की डेथ हो जाती है। इस आयोग ने 2 बार लगभग भारत की यात्रा करती है, और इसी बीच अक्टूबर 1929 में आप देखोगे लॉर्ड इरविन ने एक घोषणा किया जिसको बोला जाता है दिवाली घोषणा। उसने कहा कि भारत में संवैधानिक प्रगति का स्वाभाविक लक्ष्य है डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति। तो ध्यान रखिएगा कि 1930 में 1930 में साइमन कमीशन ने अपना एक रिपोर्ट दिया। ठीक, अब जब अपना एक रिपोर्ट दिया, जो उसको रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई तो उसमें कुछ स्टेटमेंट थे, जैसे उसमें डोमिनियन स्टेटस की कोई बात ही नहीं किया उसने प्रांतों में जो दोहरे शासन की समाप्ति हो, लेकिन केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का समय भी नहीं दिया कि कब आएगा, नहीं आया। दूसरा, जो जातिगत हो या आप कह सकते हो सांप्रदायिक जो मतभेद था उसका वर्णन। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली को भी निंदा तो की, लेकिन यह कहा कि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। समझ नहीं बात। भारत के लिए आप देखोगे कि इसने एकात्मक राज व्यवस्था की कहा कि ये उपयुक्त ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे संघीय व्यवस्था विकास हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात को भी इसने कहा कि अव्यवहारिक है। ठीक है, बर्मा को भारत में तथा सिंध को मुंबई प्रांत से अलग कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो इस तरह से देखोगे इनकी रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की। 1900 नक्सल में मैं एक बात बताऊं आपको कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान आप देखोगे कि 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक, और यह भी कहा गया कि आगामी चुनाव में भाग न लिया जाए तथा कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो विधानमंडल से इस्तीफा दे दें। जो कांग्रेस की कार्य समिति को जैसा यथा समय सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति को। दूसरा, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये सब नटसेल में ये पॉइंटें आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये सब पॉइंट ध्यान में रख करके इस टॉपिक को आगे आपको कवर करना है। आप देखते हो कि नेशनल मुस्लिम कांग्रेस, नेशनल मुस्लिम कांग्रेस की मैं बात करूं, ठीक है, 1930 में मुस्लिम लीग की मांगों से असंतुष्ट जो राष्ट्रवादी मुसलमानों ने लखनऊ में कांग्रेस के समर्थन के लिए अली इमाम की अध्यक्षता में सम्मेलन किया था, नेशनल मुस्लिम कांग्रेस। ध्यान रखना, किसके असंतुष्ट हो गए? मुस्लिम लीग की मांगों से। किसकी अध्यक्षता में? तो अली इमाम की अध्यक्षता में आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस टॉपिक को हमने आपके साथ कवर किया है, जिसमें मैं रिकैप कर दूं कि हमने टॉपिक देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरण को देखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसके कार्यक्रम क्या क्या थे, उसके प्रभाव कहाँ कहाँ दिखा। जिस तरह से आपको 1857 का विद्रोह में एक क्षेत्रीय विद्रोह होने का ठप्पा लगता है, उस तरह से आप देखते हो कि जो आपको असहयोग आंदोलन होता है पूरे भारत में, इसका कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट दिखता है। तो इस तरह से एक फेज़ जो होता है गांधी का कंप्लीट होता है। अगला जो मैं टॉपिक इसमें कवर करूं, उस टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे बात करनी होगी आपके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के। लेकिन मैं ये कहूँ यहाँ पे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ, और कल 1-2 दिन के अंदर में मैं बाकी की वीडियो लेकर के आता हूँ और आपको दूंगा। साथ में कल के वीडियोज़ में मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस भी इस जो आज टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किए उसकी भी हम बात करेंगे। तो आपको मैं आज रिकैप करा दूं कि मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया है। हमने आपके साथ डिस्कस किया जो मैंने क्वेश्चंस आपको 15 मई को दिए थे, उस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया। साथ में हमने असहयोग आंदोलन का कोशिश किया, आपको समझाने की कोशिश की, आपको उस पॉइंट को कवर करने की कोशिश की, किस तरह से प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कंटेंट आप निकाल सकते हो, किस तरह से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को आप डिस्कस कर सकते हो। और काफ़ी मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, और आई होप, मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ताकि अब आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो पूरी कहानी आपके माइंड में एक फिल्म की तरह चलेगी।
तो इस तरह हमने आपके साथ बात किया असहयोग आंदोलन को लेकर के, फिर उसके डायमेंशंस को लेकर के, किस तरह से असहयोग आंदोलन चला, उसके क्या क्या चरण थे, कार्यक्रम क्या क्या थे असहयोग आंदोलन में, रचनात्मक कार्य क्या क्या किया गया, और असहयोग आंदोलन के पैरेलल मैंने आपको बताया नागपुर झंडा सत्याग्रह को लेकर के, बलसात सत्याग्रह को लेकर के, गुरु का बाग आंदोलन को लेकर के, साथ में हमने आपके साथ बात किया साइमन कमीशन को लेकर के। अब आगे जो हमारी बात होगी फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ सबने अवज्ञा आंदोलन को, और साथ में उसी के साथ चलेगा मैकडोनाल्ड के जो सांप्रदायिक पंचायत जो थी वो पूना पैक्ट को लेकर के, अगस्त प्रस्ताव जो थी उसकी बात करेंगे। फिर दिल्ली चलो होगा, क्रिप्स मिशन होगा, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ हम लेकर के चलेंगे 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, और साथ में सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज को लेकर के, लाल किला केस को लेकर के, और शाही जो नौसेना विद्रोह हुआ था इन सब को लेकर के। तो हमारा फिनिश हो जाएगा आपका गांधी का एरा को लेकर के, मॉडर्न इंडिया का पार्ट। फिर उसके बाद हम आगे लेकर के आएंगे पॉलिटी हो जाएगा, थोड़ा सा पॉलिटी पे हम शुरू कर लेंगे, क्योंकि अब इधर कंटिन्यू मेरी वीडियो चल रही है जो मॉडर्न इंडिया को ही लेकर के चली हो। और एक मैंने कोशिश किया है 15 आपको लगभग 13वीं वीडियोज़ है, तो दो तीन वीडियो और बनेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा आपका मॉडर्न इंडिया का कंटेंट। तो आगे हम बात करेंगे पॉलिटी का भी, फिर इसी तरह से हम बात करेंगे आपके साथ एथिक्स को लेकर के। तो एक प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, और एक प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो डाल रहे हैं। हम वी आर वेटिंग फॉर द प्रीलिम्स डेट का हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स डेट वी पब्लिश द वीडियो ऑन द फिलोसफी एंड एथिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो स्टे ट्यून रहिए ब्लू आइज के साथ, और इस वीडियो को थोड़ी भी आपको लगती है कि हाँ आपको कुछ गेन हुआ है, आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने हिंदी माध्यम के जो मित्र हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके बीच में इस वीडियो को शेयर करें। और फाइनली ये कहूँगा मैं फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।